स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर। क्लास 10th का हम लोग पढ़ने वाले हैं आज ट्राइंगल्स, ठीक है ना। तो आपको बेसिक इन्फो तो पता है ट्राइंगल होता क्या है। ट्राइंगल एक प्लेन फिगर होता है, तीन साइड से मिलकर बना होता है, क्लोज फिगर होता है, ठीक है ना। तो बस थोड़ी सी पुरानी चर्चा करेंगे इस पे, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो देखो बेटा, ट्राइंगल्स को हम लोग दो बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं। पहला बेसिस होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेंथ, और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल्स, ठीक है ना। तो पहला होता है हम लोग लेंथ के, LENGTH, लेंथ, और दूसरा होता है एंगल्स, ठीक है ना। हम लोग इन दो चीजों की बेसिस पे ट्राइंगल्स को क्लासिफाई करते हैं, ठीक। हम लोग को लेंथ के बेसिस पे कौन कौन से ट्राइंगल्स आते हैं, वो होते हैं तीन तरीके के, जो आपको पता है कौन कौन से। पहला होता है स्केलर, SCALER, स्केलर। दूसरा होता है आइसोसेलेस, आइसोस्केल्स, SCALES, आइसोस्केल्स। और तीसरा होता है इक्विलेटरल, हाँ इक्विलेटरल, LATERAL, इक्विलेटरल। यही होता है ना, ये तीन होते हैं। हाँ ये। अब देखो एंगल्स में कौन कौन से आते हैं। एंगल्स में आते हैं हमारे पास तीन तरीके, कौन कौन से, एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल, ठीक है ना। एक्यूट, ACUTE, एक्यूट एंगल। दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल, और तीसरा राइट एंगल। ये दो क्लासिफिकेशन होते हैं ट्राइंगल्स के, ठीक है ना। बेसिक लेवल पर, ठीक है ना। आपको स्केलर पता क्या होता है, आइसोसेलेस पता है, इक्विलेटरल पता क्या होता है। इक्विलेटरल में कौन कौन से, जिसके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। आइसोसेलेस वो होते हैं जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं, और स्केलर वो होते हैं जिसमें कोई सा भी साइड इक्वल नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे कि मान लो मैं बना दूं, ये एक छोटा सा है, ये बड़ा सा है, ये ऐसे बन गया। थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं कि मान लो ये और ये, मान लो ये 3 सेंटीमीटर का है, ये 4 सेंटीमीटर का है, ये 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है ना। ये तीनों में से एक भी इक्वल नहीं है, तो ये आ जाएगा स्केलर ट्राइंगल्स में। आइसोसेलेस, अगर आइसोसेलेस में आते हैं तो मान लो ये लंबा गया, ये लंबा गया है। मैं मान लेता हूँ ये दो एंगल्स, ये दो साइड जो है वो इक्वल है, ठीक है ना। ये अनइक्वल है। इक्वलेटर में क्या होता है, इक्वलेटर में होती है तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है ना। ये हो गया ट्राइंगल्स लेंथ के बेसिस पे। यहाँ पे एक्यूट एंगल आपको पता है क्या, जो एंगल्स 90 से कम होते हैं वो कहलाते हैं एक्यूट एंगल्स, ठीक है ना। ऑब्ट्यूज एंगल्स वो होते हैं जो 90 और 180 के बीच में आते हैं। राइट एंगल एग्जैक्ट 90 वाला, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए एक्यूट एंगल ट्राइंगल्स में हम लोग का कोई एक एंगल, कोई भी एक, मतलब मिनिमम कोई भी एक एंगल एक्यूट होना चाहिए। जैसे कि मान लो ये 60 है, ठीक है, तो ये आएगा आपका एक्यूट में। ऑब्ट्यूज में बेटा कोई एक मिनिमम एंगल 180 वो 90 से ऊपर होना चाहिए। और देखा जाए तो हम लोग एक ट्राइंगल में एक से ज्यादा ऑब्ट्यूज एंगल ले नहीं सकते हैं। जैसे कि आप खुद ही सोचो कि अगर ये मान लो 120 लिया है, ये वाला एंगल, ये वाला 120 लिया है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कम ही होने वाला है, क्योंकि इधर आ रहा है ना हमको अगर ट्राइंगल बनाना है। तो हम लोग एक ट्राइंगल में एक एंगल से ज्यादा ऑब्ट्यूज ले भी नहीं सकते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। तीसरा होता है राइट एंगल ट्राइंगल, इसका एंगल 90 होता है। तो इस तरीके का कुछ बेसिस वो क्लासिफिकेशन होता है ट्राइंगल्स का, ठीक है ना। तो मैंने थोड़ा सा पुराना लिया, पता है आपको पता होगा, लेकिन थोड़ा सा रिवीजन करा दिया उसको, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं और सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं। हाँ तो बच्चों देखो, अब हम लोग देखेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स और सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा रखा हुआ है, ठीक, इसी को लोग पढ़ते हुए बताता है क्या होता है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, देखो बेटा, अगर फिगर्स को मतलब गिवन फिगर्स हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, जो भी हैं, ठीक है, उनको अगर कॉन्ग्रुएंट होना है तो इनको दो कंडीशंस मस्ट हैं जो उनको फुलफिल करनी पड़ेंगी। कौन कौन सी, उनके सेम शेप होना चाहिए उनका, ठीक है ना, और सेम साइज होना चाहिए उनका, मतलब एग्जैक्ट मिरर कॉपी बोले एक तरीके से, बोलते एकदम जुड़वा, बिल्कुल अगर वैसे हैं तभी वो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे दो ट्राइंगल्स बनाए हुए हैं, दो ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं सारा एग्जांपल ट्राइंगल्स का लेने वाला हूँ, ठीक है ना। तो अगर मैंने यहाँ पे दो ट्राइंगल्स बनाए हुए हैं, तो अगर इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट होना है तो उनको दो कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी। कौन कौन सी, सेम शेप की और सेम साइज की। मतलब समझ रहे हो, मतलब इसका ये कि इसका जो ए बी है ना, मतलब ये वाला जो साइड है वो इसके एग्जैक्ट इक्वल होना पड़ेगा, मतलब ए बी इज इक्वल टू डी होना पड़ेगा, मस्ट है, अगर आपको कॉन्ग्रुएंट होना है तो, ठीक है ना। सिमिलरली एसी को इक्वल होना चाहिए डीएफ के, ठीक है ना बच्चा, और बीसी को इक्वल होना चाहिए ईएफ के, बीसी को इक्वल होना चाहिए ईएफ के, ठीक। ये हो गया साइड्स की। और बेटा एकदम एग्जैक्ट शेप भी चाहिए, तो एंगल से हमको एकदम वही चाहिए होंगे, सेम टू सेम, ठीक है ना। तो अगर हमको शेप सेम चाहिए तो हमको एंगल्स भी सेम करने होंगे। इसका मतलब
एंगल बी जो है वो एंगल ई के इक्वल होना चाहिए, एंगल ए जो है वो एंगल डी के इक्वल होना चाहिए, और एंगल सी जो है वो एफ के इक्वल होना चाहिए। ठीक है ना, अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तभी आपके फिगर्स कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। ठीक है ना, ये हो गया कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की बात। अब आते हैं सिमिलर फिगर्स पे। बेटा देखो, सिमिलर का मतलब यहाँ पे सिमिलर होते एग्जैक्ट नहीं चाहिए मेरे को। ठीक है ना, हल्का फुल्का मिलता हुआ हो तब भी मेरे को चलेगा। ठीक, यहाँ पे ये मतलब हो रहा है। अगर आपको सिमिलर बनना है तो आपको कौन कौन सी कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी? आपको करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये दो कंडीशन अगर आपके पास हैं तब आप सिमिलर फिगर एक कहलाएंगे। कैसे, मैं समझाता हूं। यहाँ पे देखो, हमको दो ट्राइंगल्स दिए गए, आपको दिख रहा होगा एक छोटा एक बड़ा है। ठीक है ना, तो अगर मैं बोलता हूं यहाँ पे ये क्या, ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, वो कॉन्ग्रुएंट है, तो आप बोलोगे नहीं। क्यों? कि बच्चा साइज मतलब ए बी इज इक्वल टू डी ई नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि ए बी छोटा है और डी ई बड़ा है, इसलिए कॉन्ग्रुएंट तो ये होने वाला नहीं है। लेकिन सिमिलर ये हो सकता है। कैसे हो सकता है? अगर इनका रेशियो सेम है, मतलब ए बी अपॉन डी, मतलब सबके सारे जितने भी साइड्स हैं, 3 साइड्स हैं इसके पास, तीनों साइड्स का रेशियो अगर इक्वल है, उसी को तभी तो बोलते हैं प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? दो साइड्स का रेशियो। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है दो साइड्स का रेशियो अगर इक्वल है तो। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ए बी इक्वल टू ए बी रेशियो सी टू, यहाँ पे मान लूं मैं अगर डी ई, इसी को लेकर चलता हूँ, इसी के हिसाब से देखता हूँ। जैसे मान लो ए बी रेशियो डी ई, ए बी रेशियो डी इज इक्वल्स टू ए सी रेशियो डी एफ, ए सी रेशियो डी एफ। यही होता है क्या प्रोपोर्शनल होने की कंडीशन, कि दो रेशियो अगर इक्वल है तो उसको बोलेंगे हम लोग प्रोपोर्शनल। ठीक है ना, तो बस सेम चीज यहाँ पे, अगर आपको सिमिलर होना है तो आपको प्रोपोर्शनल होना पड़ेगा। जैसे कि ए बी, देखो सारे एंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स हो रहा है ना, सारे एंगल्स, सारे साइड्स, मतलब इसका हो रहा है यहाँ पे कि ए बी अपॉन डी ई, रेशियो है ना ये, ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई। अगर आपको सिमिलर होना है तो आपको पहली कंडीशन ये फुलफिल करनी पड़ेगी। और प्रोपोर्शनल बेटा तो खाली साइज ऊपर बड़ा हो रहा है ना, एंगल्स तो सेम ही रहने वाले हमेशा। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री ही होगा। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं बोलूं कि ये मेरे पास ट्राइंगल है एक छोटा सा, मेरे पास ये एक छोटा सा ट्राइंगल है, ठीक है ना, और मैं इसी को एक्सटेंड कर दूं। जैसे मान लो ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट, ये है सी पॉइंट, और मैं इसी ट्राइंगल से एक और ट्राइंगल बनाऊं इसी को एक्सटेंड करके। जैसे कि ये ए बी है ना, इसी को मैं एक्सटेंड कर रहा हूं इस तरीके से यहाँ पे, ठीक, और इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ यहाँ पे इसी को, तो यहाँ पे कुछ आकर ऐसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसको मैं नाम दे देता हूँ ई, इसको नाम देता हूँ एफ। तो आप देखो ध्यान से, ये दो ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे। क्यों? क्योंकि बेटा इनका रेशियो सेम जाएगा। उसी जहां से छोटा वाला बनाया था वहीं से मैंने बड़ा वाले को भी एक्सटेंड करके बना दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है एंगल्स तो सेम होंगे कि नहीं होंगे? एंगल्स तो सेम ही होने वाले दोनों के, और खाली यहाँ पर रेशियो बदल रहा है। वो छोटा था वो बड़ा था, वो छोटा था पहले वाला, अब ये बड़ा हो गया है कि नहीं? तो एंगल्स तो सेम ही रहेंगे हमेशा हम लोग के, बस साइज में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाएगा। ठीक, तो इसको मैं बोलूंगा एक तरीका सिमिलर फिगर्स। ठीक है ना, तो ये हो गया सिमिलर फिगर्स की थोड़ी सी दो कंडीशंस। ठीक है ना, और हाँ एक नोट पॉइंट होता है यहाँ पे, कौन कौन से, देखो मैंने यहाँ पे ब्लैक से लिखा रखा पहले से कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। मतलब कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आपके सिमिलर हो सकते हैं लेकिन सिमिलर फिगर्स आपके हमेशा कॉन्ग्रुएंट हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है ना, तो चलो ये होगी ट्राइंगल की एक बेसिक नॉलेज जो शायद आपको पता भी होगी पहले से ही। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे के लेक्चर में प्रोसीड करते हुए हम लोग पढ़ेंगे थेल्स थ्योरम। तो देखो बच्चा लोग, ये है हमारी थेल्स थ्योरम। देखो बेटा, थेल्स थ्योरम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जिन मैथमेटिशियन ने इसको इंट्रोड्यूस करा था उनका नाम थेल्स था। ठीक है ना, तो उनके रिस्पेक्ट में हम लोग इसको थेल्स थ्योरम बोलते हैं। वैसे इसका नाम होता है प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है ना, तो इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर इसका प्रूविंग हम लोग करेंगे आज ही इसी लेक्चर में। ठीक है ना, और देखो बच्चा, ये थ्योरम्स आपकी आगे मतलब टोटल 4 थ्योरम्स हैं, पहली यहाँ से स्टार्टिंग होती है। ठीक है ना, ये चारों आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, मतलब 99% चांसेस होता है कि इन चारों में से कम कोई ना कोई एक तो पेपर में आपके आनी ही आनी है, इसका पूरा बाकायदा प्रूफ के साथ। ठीक है ना, तो आप इनको अच्छे से कर लेना, और इस पे बेसिस कुछ क्वेश्चन भी बनते हैं वो भी मैं कराऊंगा। ठीक है ना, और उनको भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसके लिए वैसे देखा जाए तो आप सफिशिएंट आपके लिए एनसीईआरटी भी होगा, क्योंकि एनसीईआरटी में जो इस थ्योरम से क्वेश्चंस आते हैं वो काफी दिए गए हैं बुक में। आप वही वाले प्रैक्टिस कर लोगे ना तब भी आपको अच्छी खासी नॉलेज मिल जाएगी। ठीक है ना, तो चलो स्टेटमेंट पढ़ते हैं इसका स्टेटमेंट क्या है
का स्टेटमेंट है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो चलो जो जो बोल रहा है वो मैं फिगर बनाते हुए चलता हूँ, ठीक है। ऑफ अ ट्राइंगल, पहली चीज मैं ट्राइंगल ले लेता हूँ। मैंने एक ट्राइंगल ले लिया, बड़ा सा बना रहा हूँ, ठीक है, समझ में आना चाहिए। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। क्या बोल रहा है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स। यहाँ पर रुक जाओ पहले। क्या बोल रहा है? इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, किसी एक, इस पूरे ट्राइंगल में किसी एक लाइन के पैरेलल बनाई गई है एक कोई लाइन, ठीक है ना। मान लो ये मैं कर लेता हूं, ये पैरेलल है बीसी के, ठीक है ना, ठीक। और इन दो पॉइंट्स को काट रही है एट एनी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ठीक है। इन दो पॉइंट्स, दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है किसी भी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं डी और ई, ठीक है। यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब क्या, तो फिर अगर ऐसा होता है तो क्या बोल रही है? देन अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ये बोल रहा है हमारा स्टेटमेंट, ये बोलता है कि हमारे पास अगर एक ट्राइंगल है ए बी सी नाम का, ठीक है ना, और उस ट्राइंगल में अगर मैं किसी भी एक लाइन के पैरेलल, इस ट्राइंगल के किसी भी एक लाइन के पैरेलल में एक और लाइन खींच देता हूं, तो जो बाकी बची दो लाइनें हैं ना, वो सेम रेशियो में बट जाएंगी। मतलब कि एडी अपॉन बीबी हो जाएगा और एई अपॉन ईसी हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब इस तरीके से हमको प्रूव भी कर, हमको प्रूव क्या करना है इसमें, हमको प्रूव यहाँ पे ये करना है, टू प्रूव एडी अपॉन बीबी इज इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी, ठीक है बच्चा। ये हमको प्रूव भी करना है, ठीक है ना, ये हमको प्रूव करना है। मतलब एक तरीके से आपको जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको स्टेटमेंट के थ्रू आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हो, लेकिन ये आया कहां से वो उसका प्रूविंग हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है ना। तो पहली चीज, जब भी हम लोग कोई भी प्रूविंग करेंगे तो आपको अच्छे से लिखना आना चाहिए। आप क्या करोगे, पहले लिखोगे गिवन क्या है क्वेश्चन में, ठीक है ना। फिर आप लिखोगे कि आपको प्रूफ, गिवन लिखोगे। अगर क्वेश्चन में कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मतलब अपनी तरफ से कुछ आपको ड्रॉ करना है, तो आप पहले वो लिखोगे। फिर लिखोगे आप टू प्रूफ, मतलब प्रूफ क्या करना है, ठीक है ना। उसके बाद आप स्टार्ट करोगे प्रूफ, जो भी आपको प्रूफ करके दिखाओगे आप, ठीक है, जो भी आपकी प्रूविंग करोगे आप, वो स्टार्ट करनी है, ठीक है। इस तरीके से कुछ लिखा जाता है ना। तो पहले देखते हैं यहाँ पे गिवन क्या क्या है। ये तो हमारा टू प्रूफ वाला केस आ गया। और देखेंगे यहाँ पे गिवन क्या क्या है। गिवन हमेशा सबसे पहले आपको गिवन ही लिखना होगा कोई थ्योरम में, ठीक है ना। गिवन क्या क्या है? इफ आपको, हमको पता है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, गिवन एबीसी ट्राइंगल है, ठीक है ना, जिसमें कि डीई जो है, डीई हमारा पैरेलल है बीसी के, ठीक है ना। ये हमको गिवन है, खाली इतना ही गिवन है ना। हाँ, इतना ही गिवन है, ठीक है। मतलब डी पॉइंट है एबी पे और ई पॉइंट है एसी पे, ठीक है ना। इतना गिवन हो गया हमको। और अब देखो बेटा, यहाँ पे कुछ हमको कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे, उसकी हेल्प से हम लोग उसको प्रूफ करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम लोग, दूसरे मार्कर से करता हूं, हम लोग बीई को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है ना। बीई को ज्वाइन कर देंगे और सीडी को ज्वाइन कर देंगे, ठीक। ये हो गया पहला कंस्ट्रक्शन। दूसरा कंस्ट्रक्शन होगा कि हम लोग एक परपेंडिकुलर वो ड्रॉ करेंगे कुछ इस प्रकार का, ठीक है ना। इसको मैं नाम दे देता हूं, और ये यहां से भी एक और, ठीक है ना। अब देखो, इसको यहाँ पे एफ कर दिया मैंने, इसको यहाँ पे जी कर दिया। और बेटा ये परपेंडिकुलर्स हैं, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, ठीक। अब देखो कंस्ट्रक्शन में आप कैसे लिखोगे, नीचे आप यहाँ पे लिखोगे, ये तो गिवन, अब लिखोगे कंस्ट्रक्शन, TRUCTION, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे? ज्वाइन CD and BE, CD and BE, ठीक है ना। एंड अब यहां पे कॉमा लगा लिखो, ड्रॉ EF परपेंडिकुलर टू AB, या फिर AD, आप जो चाहोगे लिख सकते हो। AD लिख देते हैं यहाँ पे, वो ट्रायंगल में जा रहा है, AD, ठीक है ना। एंड GD परपेंडिकुलर टू AE, ठीक है ना। ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। तो पहली चीज क्या लिखनी है आपको? पहली चीज लिखनी है आपको गिवन, नंबर 1 यहां से स्टार्ट होगा। दूसरी चीज आपको लिखनी है कंस्ट्रक्शन। तीसरी चीज आपको लिखनी है टू प्रूफ, ये तीसरा पॉइंट होगा। फिर चौथा चीज आप स्टार्ट करोगे अपना प्रूफ करना, ठीक है ना। मतलब प्रूफ, PROOF वाला प्रूफ, ठीक है ना, सबूत, वो आप लिखोगे, ठीक है ना। तो चलो मैं काम करता हूँ,
स्टेटमेंट हटा रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छे से स्टार्ट करते हैं फिर शुरू से, क्योंकि जगह कम पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो चलो इंक्रीज करें इसको। तो देखो बच्चा लोग, ये मैंने लिख दिया है पूरा, ठीक है। अब हम लोग प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखो हमको प्रूफ करना क्या है, पहले ये देखते हैं। हमको प्रूफ करना है एडी अपॉन डीबी, मतलब ये एडी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी, ठीक है ना। तो बेसिकली हमको एडी के नीचे डीबी चाहिए और एई के नीचे ईसी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके पहले ये वाला फॉर्म लेके आएंगे, फिर ये वाला फॉर्म लेके आएंगे, फिर कुछ करके कुछ भी मतलब कुछ भी जुगाड़ लगा के इन लोगों को इक्वल कर देंगे, ठीक है ना। तो देखते हो चलो कैसे करते हैं। तो पहले हम लोग प्रूफ करेंगे एडी अपॉन डीबी, मतलब एडी अपॉन डीबी हम लोग लेके आएंगे किसी भी तरीके से, मतलब थोड़ा सा लॉजिकल रीजन होना चाहिए ना, इसीलिए। तो देखो एडी अपॉन डीबी इस साइड पूरी, मतलब ये पूरी साइड हमको यूज करनी तरीके से, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम लोग ट्राइंगल्स को लेके चलेंगे, जैसे कि हमको यहाँ पता है परपेंडिकुलर है कि नहीं, तो उसका भी कुछ यूज करना पड़ेगा, हमने ड्रॉ करा खुद ही। तो देखो बेटा हम लोग क्या करेंगे, ट्राइंगल एईडी, ठीक है, ट्राइंगल एईडी, सॉरी चल क्यों नहीं रहा साफ साफ, अभी चलेगा। हाँ देखो हम लोग एरियाज निकालेंगे, ठीक है ना। क्यों, देखो हम लोग के पास हाइट भी है और बेस भी है। आपको पता है ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल एईडी, एईडी इज इक्वल्स टू 1/2 बेस यहां पे हो जाएगा एडी इंटू हाइट हो जाएगी इसकी ईएफ। ट्रू और नॉट, सही है ना। हाँ ठीक है। आप क्या करेंगे, दूसरा ट्रायंगल हम लोग लेंगे डीईएफ, ठीक है ना। हम लोग देखो क्या कर रहे हैं, हम लोग बेसिकली ये वाला ट्रायंगल ध्यान से देखना तुम, ये लेके आते हैं, ये लेके आते हैं हम, और ये लेके आते हैं। हम लोग ए और ये बी और ये ई इस ट्रायंगल का यूज कर रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है ना। कैसे कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे परपेंडिकुलर हमको मिला हुआ है, ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर मिला हुआ है और एक साइड ये ऐसी खींची हुई है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, उसको अपॉन कर देंगे, तो हमको ए बी अपॉन, सॉरी यहाँ पे क्या, यहाँ पे ये डी है ना। जब लोग इसका एरिया निकाल लेंगे और इसका एरिया निकाल लेंगे, फिर अपॉन कर देंगे, तो हमको यहाँ से एडी अपॉन डी भी मिल जाएगा, है कि नहीं। तो बस वही करेंगे। अब आते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB, DEB ये वाला, ठीक है ना, ये ट्रायंगल DEB 1/2 बेस इसका हो जाएगा BD, या फिर DB लिख के चलते हैं, वही निकालना है हमको, इनटू। अब बेटा इसकी हाइट कहां से आएगी, देखो सिंपल सी बात है, ये तो इसकी हाइट होने वाली है नहीं, है कि नहीं, ये तो इसकी हाइट नहीं होने वाली है। तो इसकी हाइट असल में हम लोग EF को ही यूज कर लेंगे। कैसे कि देखो जो डिस्टेंस यहां से यहां तक का है, वही डिस्टेंस यहां से यहां तक का है। अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं तो हाइट इसकी कुछ इस प्रकार ही मिलेगी ना। जैसे मान लो इसको अगर मैं घुमा के लिखूं, इस तरीके से बनाऊं कि मान लो मेरा ये बना हुआ है, ये गया हुआ है और ये गया हुआ है, ठीक है ना। ये पॉइंट मेरा होता है अगर E, ठीक है, ये पॉइंट होता है मेरा D और ये होता है B। अगर तो अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं, इस लाइन को मैं एक्सटेंड कर दूं और यहां से परपेंडिकुलर खींचूं, ये तो ये पॉइंट F हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और यही इसकी हाइट हो जाएगी, है कि नहीं। तो वही हाइट मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, ठीक है। तो इस मतलब कि EF इसकी भी हाइट हो जाएगी। अब आप ध्यान से देखोगे, जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा, EF और EF कैंसिल हो जाएगा, बचा यहाँ पे AD अपॉन DB, जो कि मेरे को चाहिए लेफ्ट हैंड में। तो मेरा एक काम खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं इस तरीके से कुछ लिखूंगा। बेटा देखो लिखना इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आप कैसे लिख रहे हो ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है, ठीक है, इंपॉर्टेंस रखता है बहुत ज्यादा। क्योंकि आपको जब प्रूविंग करोगे, ऑब्वियसली बात है भैया, बोर्ड्स में प्रूविंग अगर तो पहली चीज तो बोर्ड्स, दूसरी चीज प्रूविंग। तो जितना सुंदर लिख पाओ, जितना ज्यादा लिख पाओ, उतना अच्छा है आपके लिए, ठीक है ना। तो आप यहाँ हम मतलब मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग क्या करो, मान लो इसको इक्वेशन 1 मान लिया मैंने, इसको इक्वेशन 2 मान लिया मैंने। तो अब लिखिए यहाँ पे मैंने यहाँ लिखा 1/2, ठीक है ना, 1/2। तो इससे मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास इससे आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल AED अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB इज इक्वल्स टू, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, बचेगा यहाँ पे AD अपॉन DB। हमको LHS तो मिल गया भाई, कुछ तो मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसका हम लोग यूज करेंगे बाद में, ठीक है ना। इसको रखो, बाद में तुम यूज आओगे, ठीक है ना। अब देखो मैं आगे ऊपर का एरियस करता हूँ, क्योंकि ये तो वैसे आपको पता है, ये तो लिखने की जरूरत है नहीं, तो मैं इसको हटा देता हूँ। ये हटा दिया इसको। अच्छा अब देखो ये भी हटा देते हैं। अब देखो बच्चा, जैसे मैंने इस ट्रायंगल को यूज किया था ना, AEB को यूज करा था,
सिमिलरली हम लोग ए डी सी को यूज करने वाले हैं, मतलब जो चीज मैंने यहाँ पे करी है वही चीज मैं उधर भी करने वाला हूँ, ठीक है ना। जैसे कि वो ट्रायंगल क्या बनेगा, उसको ट्रायंगल कुछ इस साइज का दिखेगा, ऐसे ऐसे, और ये ऐसे आएगा, है कि नहीं। वो उधर मैं उधर आ ले रहा हूँ, ए बी सी ले रहा हूँ, ये हो गया ए, ये हो गया डी, ये हो गया सी। अब ये हमारा एक खींचा हुआ लाइन जिसको मैं बोल रहा हूँ डी ई, मैं बोल रहा हूँ उसको, ठीक है ना। और ये परपेंडिकुलर मिला है हम लोग को एक, ओके, इसका नाम है डी जी। तो फिर वही चीज, इस ट्रायंगल का एरिया फिर इस ट्रायंगल का एरिया, इसी तरह बिल्कुल सेम प्रोसेस रहेगा, ठीक है ना। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए डी ई दोबारा ले रहा हूँ, ए ई डी लिख देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ए डी बात तो एक ही है ना। तो ए ई डी लिख रहा हूँ मैं, इससे मैं क्यों लिख रहा हूँ, तो अभी जब नीचे करेंगे तो समझ में आएगा आपको, ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी कितना हो जाएगा, 1/2, बेस इसके लिए हो जाएगा ए ई, बेस इसके लिए हो जाएगा ए ई, इसकी हाइट हो जाएगी बीजी या जी डी, ठीक है ना, ओके, ठीक। अब आते हैं नीचे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी के लिए, डी ई सी के लिए इक्वल्स में 1/2, बेस हो जाएगा इसके लिए ई सी, बेस हो गया इसके लिए ई सी, और हाइट इसके लिए वही बिल्कुल जैसे हम लोग पिछले यहाँ पे इसके लिए यूज करी थी हाइट, पुरानी वाली हाइट यूज करी थी ना, यहाँ पे भी हम लोग वही पुरानी वाली हाइट यूज करेंगे जी डी। वही सेम एक्सप्लेनेशन करूंगा मैं कि जब इसको एक्सटेंड करोगे, इसको नीचे लेके आओगे तो हाइट तो वही मिलेगी ना। फिर यहां से भी क्या, इसको भी मैं 3 और 4 मान लूं, अगर इसको 3 मान लिया मैंने, इसको अगर मैं इसको मैंने अगर 4 मान लिया, तो अगर मैं 3/4 करूंगा तो इससे हमको क्या मिलने वाला है, इससे हमको मिलने वाला है, मार्कर चेंज कर देते हैं तो हॉचपॉच हो जाएगा। इससे हमको मिलेगा कुछ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी इक्वल्स टू, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बचा यहाँ पे ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी, ये मेरे को मिला यहां से। अब देखो बच्चा लोग, यही मेरे को चाहिए भी था यहाँ पे, ठीक है। देखो हमको लेफ्ट हैंड में मिल गया है यहाँ पे ए डी अपॉन डी बी, और राइट हैंड में मिल गया ए ई अपॉन ई सी। अब कुछ भी करके इन दोनों को इक्वेट कर देना है। तो अगर आप ध्यान से देखो, हमको कुछ कॉमन दिखेगा। क्या कॉमन दिखेगा मेरे को यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी, एक चीज कॉमन दिख गई, बस अब तो काम हो जाना है आपका, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, देखो जब एक चीज कॉमन दिखी गई है हमको, तो मैं कुछ इरेज करना चाहूंगा। अगर आपको लिखना है तो अभी लिख लो, मैं पूरा हटाने वाला हूँ, पूरा का पूरा, ठीक है ना। 2 सेकंड दीजिए, जल्दी लिखो, 1 2, चलो हटा रहे हैं। इतना हटा दिया मैंने, ये 2 चीजें लिखने की जरूरत है हमको इसीलिए, ठीक है ना। अब देखो यहां से एक रिलेशन निकालेंगे हम लोग, यहां से हम लोग एक रिलेशन निकालेंगे। क्या वो रिलेशन होगा कुछ इस प्रकार का कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी इक्वल्स में लिखूंगा मैं ए ई अपॉन ई सी मल्टीप्लाई में ये वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी में उठा के उधर ले जा रहा हूं, ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, ये वाला उठा के मैं इधर ले आया। मैंने यार इक्वेशन से ये एक रिलेशन निकाला, ठीक है ना। अभी रुको, इसका यूज खत्म, अब इसके यूज से एक और रिलेशन निकालेंगे, ठीक है ना। इसको हटा देते हैं। अब यहां से आएगा मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी। देखो यहाँ पे भी तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी ना, यहां से क्या है, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा ए डी अपॉन डी बी मल्टीप्लाई में ये वाला उठ के उधर चला जाएगा, ठीक है। डी ई बी होगा यहाँ पे यार बेटा, यहाँ मैंने डी ई बी होगा, ठीक है ना, सॉरी गलत लिख दिया। यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी, अरे सॉरी डी ई सी, हाँ चलो देखो, अब इधर देखो, ये हमको 2 रिलेशंस मिल गए, ठीक है ना। अब हम लोग इनका यूज करेंगे। पहली चीज, ये भी ट्रायंगल एईडी के इक्वल है, ये भी ट्रायंगल एईडी के इक्वल है, मतलब दोनों एक दूसरे के इक्वल भी होंगे, ये तो पता ही आपको। तो मैं दोनों को एक दूसरे के इक्वल लिख लेता हूँ, कैसे, ए ई अपॉन ई सी मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ डी ई सी इक्वल्स टू ए डी अपॉन डी बी मल्टीप्लाइड बाय
एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक आपको 9th क्लास का कॉन्सेप्ट एक होता है, वो बताऊंगा मैं कैसे। पहले इसको हटा दूं, नहीं ऐसा हटाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आते हैं, देखो अगर मेरे पास दो सिमिलर लाइंस हैं, दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है ना, तो उनके बीच में दो पैरेलल लाइंस हैं, उनके बीच में ही अगर दो ट्राइंगल्स बनते हैं, ठीक है ना, अगर उनके बीच में ही दो ट्राइंगल्स बनते हैं हमारे, तो जैसे मान लीजिए मैं ये खींचा, ये गया और ये गया और ये आया और ये आया, ठीक है ना। तो जैसे मान लो अगर यहाँ पे देते हैं ABCD, ये हमारी दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है ना। अगर इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में सेम बेस से अगर दो ट्राइंगल्स बनते हैं तो वो ट्राइंगल्स के एरिया इक्वल होगा। जैसे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB, ठीक है। ये आपने थ्योरम पढ़ी होगी क्लास 9th में, जब एरिया ऑफ ट्राइंगल्स एंड पैरेललोग्राम्स आप चैप्टर पढ़ते हो तो उसमें ये थ्योरम है, ठीक है ना। उसी बेसिस पे हम लोग यहाँ पे उसका यूज करके यहाँ पे प्रूविंग कर रहे हैं। तो जैसे कि मान लीजिए ये सेम बेस, यहाँ पे AB सेम बेस है हमारा, ठीक है। और दो ट्राइंगल्स कौन कौन से, ये दो ट्राइंगल्स, एक ट्राइंगल ये हो गया और एक ट्राइंगल ये हो गया, है कि नहीं। ये दो ट्राइंगल्स का बेस सेम है और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में, मतलब इन दोनों का एरिया भी सेम होने वाला है। सेम चीज हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, देखो यहाँ पे सेम बेस होने वाला है हमारा DE, सेम बेस है हमारा DE। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं खींच देता हूँ DE और ये गए यहाँ पे, DE हमारा सेम बेस है, उसी से हमारा एक ट्राइंगल बन रहा है। यहाँ पे आते हुए ये बन रहा है ट्राइंगल DEC, और दूसरा ट्राइंगल बन रहा है इसी बेस को यूज करके, ये वाला, समझ रहे हो कौन सा, DEB। मतलब कि ये वाला ट्राइंगल पूरा का पूरा और ये वाला ट्राइंगल पूरा का पूरा, इन दोनों का एरिया सेम होने वाला है। और ये ट्राइंगल कौन कौन से हैं, DEB और DED, DEB और DEC। DED क्या होता है, DEC होता है, ठीक है ना। मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ बार-बार, ठीक है। चलो अब समझ गए आप कि दो ट्राइंगल्स एक ही बेस पे हैं, मतलब उनका एरिया भी सेम होने वाला है। ये थ्योरम अगर आपको नहीं पता थी तो मैंने अभी बता दिया आपको, 9th की है, रिवीजन कर लो अगर नहीं आता है। वैसे सिर्फ इसी यहीं पे जरूरत पड़ने वाली है, तो आपको मैंने इसी क्वेश्चन में बता दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर नहीं पता तो और अच्छी बात है, अब मैंने बता दिया, ठीक है ना। तो देखो इस थ्योरम से हमको एक रिजल्ट मिलता है, कौन कौन सा, कि ये जो लिखा हुआ ना, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। मतलब इधर क्यों जा रहा हूँ, इधर आता हूँ। ये दोनों जो है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। अगर दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो अगर मैं मान लो यहाँ पे एरिया ऑफ DEC लिखा हो तो उधर भी एरिया ऑफ DEC लिख सकते हैं। DEB और DE को, ये जो यहाँ पे DEC और DEC और DEB, यहाँ पे B था बेटा, सॉरी है, ये B था। हाँ, तो अब अगर ये दोनों इक्वल हैं तो उनको हम एक ही जैसा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। जैसे मान लो जब एरिया सेम टू सेम ही है तो DEB को हटा के अगर मैं यहाँ पे लिख दूं DEC, ठीक है, तो बात तो गलत तो है नहीं, क्योंकि दोनों सेम टू सेम ही है, ठीक। तो अब इससे क्या हो, इससे हमको एक फायदा मिल जाएगा। क्या फायदा मिल जाएगा इससे, ये चीज यहां से कैंसिल हो जाएगी, ये चीज यहां से कैंसिल हो जाएगी, यहां बचेगा सिर्फ AE अपॉन EC और इक्वल्स में बचेगा यहाँ पे AD अपॉन DB। और यही हम लोगों को प्रूफ करना था। अब नीचे बड़े हक से आप लिख सकते हो कि हेंस प्रूव्ड, ठीक है ना। बस ये थ्योरम आपकी यहां तक है, ये हो गया इसका प्रूफ। ये प्रूफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये आना चाहिए, ठीक है ना। आपको साफ सीधे क्वेश्चन लिख के यही देगा कि प्रूव थेल्स थ्योरम, आपको पूरा करना पड़ेगा, स्टेटमेंट खुद लिखना पड़ेगा आपको और उसकी प्रूविंग भी खुद ही करनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन करते हैं थेल्स थ्योरम पे, ठीक है ना। ये प्रूविंग वाला ही क्वेश्चन है। देखो क्या क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, इन अ गिवन फिगर तुमको गिवन है, एंगल A इज इक्वल टू B, A B के इक्वल है और DE पैरेलल टू AB है, DE पैरेलल टू AB है। प्रूव दैट AD इज इक्वल टू BE, AD इज इक्वल टू BE। तो पहली चीज हमको DE पैरेलल टू AB गिवन है, तो इससे एक कंडीशन हमको पता है, क्या पता है हम लोग को, हमको पता है कि अगर DE पैरेलल टू AB होता है तो बाय थेल्स थ्योरम, अच्छा लिख दो, चाहो तो लिख देना क्या, कि सिंस DE is parallel to AB by Thales theorem, ठीक है। अब ये ना बोलना सर इसका आपने कैपिटल लिखना है, मेरी आदत पड़ी ना, इसलिए सॉरी, इससे कोई वैसे कोई गलती नहीं होने वाली है, ठीक। बाय थेल्स थ्योरम क्या, कि CD अपॉन DA इज इक्वल्स टू CE अपॉन EB इज इक्वल्स टू CE अपॉन EB,
ठीक है, ये हो गया हमारा थियरम से रिजल्ट हम लोगों ने प्रूव भी करा पहले अभी, और ये होता है, उसका स्टेटमेंट भी यही कहता है, ठीक है ना। तो देखो बेसिकली करना क्या हमको, AD इक्वल टू BE करना है, मतलब ये जो नीचे वाले हैं ना, ये नीचे वाले भैया लोगों को इक्वल करना है, ठीक। तो पता जब भी आपको नीचे वाले से खेल करना होगा करे ना, तो मतलब ज्यादातर हम लोग ये करते हैं +1 कर देते हैं। +1 करने से होता क्या है, प्लस जब दो साइड लोग अगर +1 कर देंगे तो उससे ये चीज होती है कि देखो रेशियो में लिखा हुआ है CD/DA लिखा हुआ है कि नहीं, और यहाँ पे CE/ED है, तो यहाँ पे एक रिलेशन हमको एक और दिया गया है, क्या दिया गया है, A = B। इस अगर हमारा आपको पता होगा कि अगर एंगल्स सेम होते हैं तो उनके उसके उससे करस्पॉन्डिंग जो साइड्स होते हैं वो भी इक्वली कहलाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि ये जैसे मान लो एंगल A = एंगल B है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ AC = BC, इसका मतलब हुआ AC = BC, है कि नहीं, ये मानते हो आप, ठीक। तो देखो अगर हम +1 करेंगे तो उससे फायदा क्या मिलने वाला है, देखो तो हम लोग क्या करेंगे, अगला स्टेप होने वाला है एडिंग 1 बोथ साइड। इससे एक फायदा मिलेगा हमको, वो क्या होगा देखते हैं। जैसे मान लो CD/DA लिखा हुआ है ना, यहाँ +1 कर दो, इक्वल्स टू में CE/ED, और यहाँ पे +1, ठीक है ना। अब यहाँ पे लेते हैं एलसीएम, जब एलसीएम लेंगे तो देखो नीचे वाली वैल्यू कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि नहीं, DA मिलेगा यहाँ पे हमको, लेकिन ऊपर क्या मिलेगा, ऊपर मिल जाएगा हमको CD+DA इक्वल्स टू में, नीचे एलसीएम लिया हमने, यहाँ बन जाएगा ED, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला नीचे वाली वैल्यू को, ऊपर वाली वैल्यू बदल जाएगी, क्या बन जाएगी, CE+ED। अब देखो अकॉर्डिंग टू द फिगर CD+DA मतलब बन जाएगा ये CA, बन जाएगा CA/DA इक्वल्स टू CE+ED, CE और ये प्लस ED क्यों लिखा हुआ है, ED मैं गलत लिखा हूं, यहाँ पे EB होना चाहिए, ठीक है ना, EB ये भी B होगा, ठीक है ना। देखो अब EB हो गया, हाँ देखो अब CE और प्लस EB क्या बन गया, ये CB बन गया, CB, तो ये आ जाएगा ऊपर CB/ED। अब ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है AC, ये लिखा हुआ है BC। अब हमको क्वेश्चन में गिवन क्या है, एंगल A = एंगल B। इससे हमको क्या पता चलता है, इससे हमको पता चलता है कि इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो भी इक्वल होंगे, मतलब AC = BC भी होने वाला है। तो लिखा तो AC है ना, CA लिखो चाहे AC लिखो, बात तो एक ही है, और ये लिखा हुआ CB, तो ये दोनों इक्वल है। जब अगर ये दोनों इक्वल है तो मान लो ये कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे, जैसे कि मान लो अगर मैं CB की जगह या AC कर दूं, यहाँ पहले थोड़ा फैमिलियर लगेगा, ये AC कर दिया मैंने, यहाँ पे कर दिया BC, ठीक है ना, वही लिखा हुआ है। अब हमको यहाँ से पता है AC = BC है, अगर AC = BC है तो मैं यहाँ पे BC हटा के AC अगर लिख देता हूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, है कि नहीं। और जब यहाँ पे भी AC, यहाँ पे भी AC से AC कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1/DA = 1/ED। अगर उसके रेसिप्रोकल्स इक्वल है तो मतलब वो नंबर्स भी इक्वल होंगे, है कि नहीं, विच इंप्लाइज DA = ED। और हमको यही प्रूफ करना था, AD = BE। वेट अ मिनट, AD = BE, मैंने कुछ यहाँ पे लिखने में शायद गलती कर दी है, क्या गलती करी देखते हैं। चलो शुरू से पढ़ते हैं एक बार, CD/DA CE/ED, ओके, एडिंग बोथ साइड 1, CD/DA में +1 करा, CE/EB में +1 करा, तो यहाँ पे आ जाएगा DA एज LCM, यहाँ पे जाएगा CD+DA, ठीक है। यहाँ पे EB जब मैंने यहाँ देखो ये लिखा, मैंने कहा था ना यहाँ पे LCM में गलती कर दी, EB लिखना चाहिए था यहाँ पे, जब यहाँ EB लिखेंगे तो यहाँ पे भी EB आ जाएगा, है कि नहीं, और यहाँ पे भी हमको EB मिल जाएगा, और हमको यही प्रूफ करना था, ठीक है ना। क्या प्रूफ करना था, DA = EB, यही प्रूफ करना था। AD = B लिखने का खाली वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अलग हो गया, बाकी यही तो प्रूफ करना था हमको, कि नहीं प्रूफ करना था। तो इस तरीके से थ्योरम के कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं, ठीक है, तो आप इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखते हैं हमारा थ्योरम का ये भी है, क्या है देखो पढ़ते हैं। ABCD इज अ ट्रेपेजियम विद AB पैरेलल टू BC, ठीक है ना। E and F are points on non-parallel sides AD and BC respectively such that EF is parallel to AB। हमको प्रूफ करना है, शो दैट AE/ED is equal to BF/FC, ठीक है। तो देखो इसमें हमको सिर्फ कंडीशंस दी गई हैं, मतलब आपको इंफॉर्मेशन दे दी गई है, उसके हिसाब से खुद ही फिगर आपको बनाना है। तो ऐसे क्वेश्चन से बेटा अगर आप फिगर बना के भी आ जाते हैं, जैसे मान लो थोड़ा ज्यादा नंबर में क्वेश्चन आ गया, 4 या 6 नंबर में क्वेश्चन आ गया, कुछ ऐसा है जिसमें कंडीशंस दी गई हैं, सिर्फ आपको फिगर खुद बनाना है, तो अगर आप फिगर बना देते हो ना तो उस फिगर बनाने के भी आपको नंबर मिलते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि देखो जो जो लिखा हुआ वो करते हैं हम लोग।
ABCD का ट्रेपीजियम अगर मैंने मान लो ये ट्रेपीजियम लिया, ट्रेपीजियम कुछ ऐसा होता है ना, ये नॉन पैरेलल साइड्स और ये पैरेलल साइड्स, ठीक। E एंड F आर द पॉइंट्स ऑन नॉन पैरेलल साइड्स। मान लो यहाँ पे E हो गया, यहाँ पे हो गया F, ठीक। मैंने मान लिया E और F से रिस्पेक्टिवली, मतलब E जो है हमारा AD पे है, E जो है हमारा AD पे है, A और ये D, ठीक। और F जो है वो BC पे है, मतलब ये हो गया B, ये हो गया C, ठीक। ये हो गया नेमिंग हमारी। अब सच दैट EF इज पैरेलल टू AB, मतलब ये पैरेलल लाइन खींच रही है, ये जो पैरेलल है ये इसके पैरेलल है, ठीक है ना। शो दैट AE हमको शो करना है। तो पहली चीज देखो, हमको पता है ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम के ये वाले पैरेलल साइड्स है, मतलब AB इज पैरेलल टू EF एंड EF इज पैरेलल टू AB, ये हमको गिवन है। तो इस कंडीशन से हमको पता चलता है कि AB, वेट अ मिनट व्हाट इज दिस, अच्छा ये ABC DC है, सॉरी यार मैं क्या कर रहा हूँ आज, ये DC है, ठीक है ना। तो इन कंडीशन से मेरे को पता चलता है, देखो ये DC AB के पैरेलल है और AB EF के पैरेलल है, मतलब DC और EF एक दूसरे के पैरेलल भी होंगे। तो यहां से हमको पता चलता है DC इज पैरेलल टू EF, ठीक है। ये कंडीशन मेरे को मिल गई है, ठीक है ना। अब यहां से हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे हम लोग, जॉइन AC, ठीक है ना, जॉइन AC, मैं AC को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है ना, हम लोग AC को ज्वाइन कर दिया हम लोगों ने, ठीक। अब ये जो ये पॉइंट इंटरसेक्शन का है वो इसको मैं नाम दे दिया हूं G, या फिर जो भी आपको मन करे XYZ, मैंने यहाँ पे G दिया है क्योंकि लाइन से चल रहा है, F के बाद G आता है इसलिए G दे दिया पॉइंट को, ठीक है ना। तो जब हमने ये करा है तो अब इसके बाद क्या होता है, देखो अब हमको पता है EF जो है वो DC के पैरेलल है कि नहीं, मतलब कि EG जो होगा वो CD के पैरेलल होगा, ऑब्वियस सी बात है, DC के है ना, है तो उसी का पार्ट। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे थेल्स थ्योरम, ठीक है ना, यहाँ पे लगाएंगे हम लोग थेल्स थ्योरम। तो इन ट्रायंगल ADC, ठीक है, इससे क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा यहाँ पे AE अपॉन ED। देखो बेटा फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं LHS और HS लाने की कोशिश कर रहा हूँ। LHS में मेरे को चाहिए AE अपॉन ED, वहां वो यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है ना। अब और यहाँ पे चाहिए हमको BF अपॉन FC, मतलब BF अपॉन FC। तो इस तरीके से हम लोग किसी के थ्रू जाने वाले हैं, मतलब पहले हम AE अपॉन ED को AG अपॉन GC के इक्वल प्रूफ कर देंगे, फिर AG अपॉन GC को BF अपॉन FC के इक्वल प्रूफ कर देंगे, फिर वहां से हमको मिल जाएगा AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC। सिंपल सा है, बहुत सिंपल है, कितना सिंपल है, लेकिन थेल्स थ्योरम को हम लोग बस 2 बार यूज कर दिया, ठीक है ना, बस यही करने वाले हैं। तो ट्रायंगल ADC AE अपॉन ED इज इक्वल टू AG अपॉन GC, ठीक है ना। इसको लिखा रखो यहाँ पे, काम आएगा। अब मैं ऊपर का क्वेश्चन इरेज करता हूँ, ठीक है ना, क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ इरेज, इस तरीके से प्रूफ क्या करना था भैया, ये तो कहीं लिखना पड़ेगा ना। AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या लिखा था, BF लिखा था ना, BF अपॉन FC, ये हमको प्रूफ करना, ठीक है, यह लिखा हुआ साइड में, इसको हटा, ओके सॉरी, ये हटा दिया मैंने यहाँ पे इसको। अब यहाँ लिखते हैं, देखो अब ये हो गया ट्रायंगल ADC के, ठीक। अब मैं यूज करने वाला हूँ ABC, है ना, इन ट्रायंगल AB और ये हो गया C, ठीक है ना। इसमें क्या होने वाला है, इसमें भी हमको पता है GF जो है वो AB के पैरेलल है, ठीक है ना, GF जो है वो AB के पैरेलल होगा, क्यों, क्योंकि EF तो AB के पैरेलल है, तो GF है तो उसी का पार्ट है कि नहीं, तो GF इज पैरेलल टू AB, ठीक है, GF इज पैरेलल, ये क्यों लिख रहा हूँ, ये तो आपको पता ही है। इन ट्रायंगल ABC में लिखने वाला हूँ, जैसे कि हमको पता है GF इज पैरेलल टू AB है, तो बाय थेल्स थ्योरम, यहाँ पे भी बाय थेल्स थ्योरम क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे हम लोग AG अपॉन GC इज इक्वल्स टू BF अपॉन FC, AG अपॉन GC। अब देखो भैया जी, इसको मान लिया मैंने इक्वेशन 1, इसको मान लिया मैंने इक्वेशन 2। अब तो बहुत ज्यादा आसान हो गया क्वेश्चन, पूरा का पूरा सॉल्व कर लिया, कुछ बचा ही नहीं इसमें, क्या बाय इक्वेशन 1 एंड 2। देखो ये AG अपॉन GC के इक्वल BF अपॉन FC है, और AG अपॉन GC के इक्वल यहाँ पे AE अपॉन ED है कि नहीं। तो एक काम, इसको मैं बाय इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग ये भी लिख सकते हैं, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू BF अपॉन
FC। यही रिलेशन हम लोगों को प्रूव भी करना था। अब ये हो गया क्वेश्चन आपका खत्म। तो आज हम लोगों ने पढ़ा थेल्स थ्योरम। ट्राइंगल्स की बेसिक नॉलेज मैंने दी थी आपको शुरुआत में, जो आपको पता था पहले से ही, ज्यादातर लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता था उनको पता चल गया होगा, ठीक है ना। और इसका मैंने स्टार्ट किया थ्योरम्स की प्रूविंग, जिसका पहली थ्योरम हमने ली है वो है थेल्स थ्योरम। उस पर मैंने 2 क्वेश्चन आज करवाए हैं, ठीक है ना। आज लेक्चर में यहीं पे खत्म करने वाला हूँ। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अगली थ्योरम और उससे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो आपको अगर कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं इस थेल्स थ्योरम पे तो आप वो प्रूव करना, उनकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। जो भी क्वेश्चन जिस तरीके के क्वेश्चन होते हैं प्रूविंग वाले तो प्रूव करना, सॉल्व करने वाले तो सॉल्व करके करना, ठीक है ना। और अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद वाली थ्योरम, ठीक है ना। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।